नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री बाय आकाश सर में आपका स्वागत है। हम लोग 12th क्लास की 2 वीडियोस इससे पहले बना चुके हैं और आज हम तीसरी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं। यानी कि आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा हेनरी का नियम, सीमा या अनुप्रयोग। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक जल्दी से जल्दी इन तीनों को ही खत्म कर दूं। नहीं कर पाता हूं तो फिर जाहिर सी बात है फिर तीनों को अलग अलग पार्ट में ले आऊंगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाने के चक्कर में हूं। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम है क्या? तो हमने जो पिछली वीडियो को पढ़ा है या पिछली वीडियो में जो हमने देखा था, हम उसी से, यानी कि पिछली वीडियो में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो कौन सा था? वो था गैसों की द्रव्य घुलनशीलता। यही तो था ना। तो गैसों की द्रव्य घुलनशीलता का मतलब क्या था बच्चों? तो उसका सीधा मतलब ये था कि यदि यहां पर कोई गैस है, एक पात्र है और इसके इस वाले भाग में बच्चों क्या है, तो इस वाले भाग में आप मान लो कि द्रव है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, द्रव है। और ऊपर वाले भाग में बच्चों क्या है? ऊपर वाले भाग में मान लो गैस है। क्या है? गैस। और इसके ऊपर बच्चों हम क्या लगा दें? इसके ऊपर हम लगा देते हैं कोई पिस्टन। ठीक है, पिस्टन तो समझते हो ना, पंप से तो हवा डाली होगी सबने, उसी तरीके का पिस्टन होता है बच्चों। अब हमने पिस्टन से इसको दबाना शुरू किया तो हम जाहिर सी बात है क्या बढ़ा रहे हैं? दाब बढ़ा रहे हैं ना। तो अगर हम दाब बढ़ाना शुरू करते हैं बेटा, तो क्या होता है कि दाब बढ़ाने पर गैस द्रव में घुलना शुरू कर देगी, है ना, क्योंकि दाब बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ती है। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग इसको। तो मतलब क्या है कि दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की घुलनशीलता बढ़ जाती है, गैस घुलना शुरू कर देती है द्रव के अंदर। अच्छा, ये बात हम कल पढ़ चुके हैं। हेनरी ने भी यही नियम दिया है अपना, कुछ अलग से नियम नहीं है। अब हेनरी का नियम है क्या, इसी को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो हेनरी के नियम को ही हम लोग लिखते हैं कि हेनरी का नियम क्या है। तो हेनरी के नियम अनुसार, हेनरी के नियम अनुसार, ठीक है, हेनरी के नियम अनुसार हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि हेनरी क्या कह रहे हैं। तो हेनरी बोलते हैं कि स्थिर ताप पर, क्या बोलते हैं? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की घुलनशीलता, किसी गैस की घुलनशीलता उसके दाब के समानुपाती होती है। उसके दाब के समानुपाती होती है। कोई बहुत बड़ी बात तो बोली नहीं है, सेम ही बात है। मतलब क्या है इसका? मतलब सीधा ये है कि स्थिर ताप यानी टेम्परेचर अगर स्थिर है, अगर आप क्या करो, आप किसी गैस की घुलनशीलता निकालना चाह रहे हो तो आप ये देखो कि दाब कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा दाब होगा उतनी ज्यादा घुलनशीलता होगी। बस इतनी सी बात इन्होंने बोली थी। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि M समानुपाती P। ठीक, यहां M क्या है? M है गैस की घुली हुई मात्रा। ठीक, और P क्या है? तो P दाब है बच्चों। अगर हम M निकालना चाहें तो M बराबर निकलेगा KP। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां से हमारा हम लोगों को दिखाई दे रहा है, क्लियर बिल्कुल। तो M बराबर क्या निकल के आ गया? KP। यहां पर M क्या है बच्चों? तो मैं यहां लिख देता हूं, सही है। तो M क्या है? तो M है गैस की मात्रा। कौन सी मात्रा? जो घुल रही है वो मात्रा, है ना। और यहां पर P क्या है बच्चों? तो P है साम्य पर दाब। साम्य पर दाब का मतलब क्या है? तो साम्य का मतलब साम्यावस्था से है। साम्यावस्था क्या होती है हम लोग जानते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया तथा पश्च अभिक्रिया के बेगों का बराबर हो जाना ही क्या कहलाता है? साम्यावस्था कहलाता है। अब आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, तो आप प्रेशर लगा रहे हो तो गैस जो होगी वो किसके अंदर घुल रही होगी? द्रव के अंदर। यानी गैस द्रव में चेंज हो रही है और द्रव कहीं ना कहीं किसमें चेंज हो रहा है? गैस में। कुछ भाग तो हो ही रहा होगा। तो दोनों अभिक्रियाओं के बेग जब बराबर हो जाएंगे तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? उस अवस्था को हम लोग कहेंगे साम्यावस्था। ठीक है, तो साम्य पर दाब हो गया। और जो K है बच्चों, तो वो K हो जाएगा समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक, ये हो गया समानुपाती स्थिरांक। अब बच्चों इसी नियम को अगर हम बात करें किसके बारे में, तो इसी नियम को अगर हम मोल प्रभाज के रूप में देखें, क्योंकि इस नियम को मोल प्रभाज के रूप में भी देखा जाता है, तो अगर हम मोल प्रभाज के रूप में इसको देखें तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और हम डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को समझेंगे। तो डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम था वो क्या था? तो डाल्टन ये कह रहे थे कि किसी भी गैस की
किसी भी गैस का बाष्प दाब, जो आंशिक दाब होगा, वो गैस के मोल प्रभाज के ऊपर निर्भर करेगा। या तो ऐसे बोल सकते हो इसको, या आप ऐसे बोल सकते हो किसी भी गैस का मोल प्रभाज उस गैस के आंशिक दाब के क्या होता है, आंशिक दाब के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि डाल्टन भाई साहब कह रहे थे, या सीधे सीधे लिख लेना डेफिनेशन इसी की मोल प्रभाज के रूप में। तो मोल प्रभाज के रूप में लिख लो सीधे, मोल प्रभाज के रूप में। तो मोल प्रभाज के रूप में क्या आता है, तो किसी गैस की बाष्पावस्था में आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के मोल प्रभाज का मतलब क्या है, तो मोल प्रभाज को जो चाई से प्रदर्शित करते हैं, एक्स भी बोल सकते हो आप इसको अगर चाई ना बोल पाओ। ठीक है, कुछ लोग उसको ईटा भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा सही चाई है, क्योंकि ग्रीक भाषा का शब्द है ये। ठीक है, और ग्रीक भाषा में इसको चाई पढ़ा जाता है। चाई का मतलब समझ रहे हो, कुछ और ताई मत समझ लेना भाई, चाय ही है ये। ठीक है, हाँ, हमारे तो गांव देहात के बच्चे तो कुछ भी समझ सकते हैं ना भाई, क्योंकि मैं खुद ही समझ गया था, हम भी तो गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बाष्प अवस्था में आंशिक दाब, मतलब किसी गैस की बाष्प अवस्था में आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है बच्चों, समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। मतलब क्या है इसका सीधा मतलब यह है कि या आप अगर P बताओगे तो P समानुपाती होगा चाई गैस, P समानुपाती होगा किसके, चाई गैस के। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आएगा, कोई स्थिरांक आता है, यहां आएगा KH, और गैस ऐसा ही रहेगा, चाई गैस। ठीक है, तो अब ये वाला एक फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे, नीचे दिखाई दे रहा है, तो P अपॉन KH बराबर चाई, भाई मच्छर बहुत हो रहे हैं, चाई गैस। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इससे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आने वाला है, इस चक्कर में इसको लिख दिया। अब देखो, पहले तो ये लिख लो कौन सी चीज किसको प्रदर्शित कर रही है। तो P जो है बच्चों को क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है आंशिक दाब को, आंशिक दाब को। ओके, जो चाई गैस दिखा रहा है वो किसको शो कर रहा है, तो वो कर रहा है गैस के मोल प्रभाज को। किसको, तो गैस का मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज बच्चों। और उसी के साथ में हम लोग बात करें किसकी, KH की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों हेनरी स्थिरांक। क्या बोलते हैं, तो हेनरी स्थिरांक। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। अब बच्चों हेनरी स्थिरांक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों को करनी पड़ेंगी। क्या, सबसे पहले तो हेनरी स्थिरांक का मान हर गैस के लिए अलग अलग होता है, ये बात आपको नोट करके लिख लेनी है। ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। ओके, तो आपको क्या लिखना है, तो हेनरी स्थिरांक के बारे में ही आपको लिखना है, नोट डाल लो आप इसको। क्या लिखना है, तो आपको लिखना है हेनरी स्थिरांक का मान, हेनरी स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए, भिन्न भिन्न गैसों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक, इसी के साथ में एक नोट और डाल लो, क्या पड़ेगा,
आप एक नोट ये डाल सकते हो कि किसी गैस का हेनरी स्थिरांक जितना ज्यादा होगा उसका मोल प्रभाज उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि देख लो ये कैसे है। ठीक है, अगर हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है मोल प्रभाज का मान कम हो रहा होगा। ठीक है, तो इस लाइन को भी लिख लो। किसी गैस का मोल प्रभाज या हेनरी स्थिरांक लिखो, किसी गैस का हेनरी स्थिरांक जितना अधिक होगा, किसी गैस का हेनरी स्थिरांक जितना अधिक होगा उसका मोल प्रभाज उतना ही कम होगा, बेटा। ठीक है, उसका मोल प्रभाज उतना ही कम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, अगर हम हेनरी स्थिरांक में ही किस किस को लेके, मोल प्रभाज और आंशिक दाब, किसको बच्चों? मोल प्रभाज और आंशिक दाब को लेके एक ग्राफ खींच लें। कैसा? देखो आप, यहां तो हम ले लेते हैं मोल प्रभाज यानी कि चाई गैस। ठीक है, तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये चाई गैस दिखाई दे रहा है, यहां तक नहीं दिखाई दे रहा। चलो मैं थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं। ठीक है, मैं यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, तो ये आ गया चाई गैस और यहां हम ले लेते हैं आंशिक दाब। ठीक है, तो हम एक अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें किस किस के बीच में, आंशिक दाब और मोल प्रभाज के बीच में, तो बच्चों हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एक सरल रेखा, हमको सीधी रेखा प्राप्त होती है। ओके, एक सीधी रेखा हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी बच्चों, एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। और ये जो सीधी रेखा आपको दिखाई दे रही है, अगर मैं इस सीधी रेखा की ढाल निकालूं, मैथ में तो जानते होंगे ना आप लोग, जितने मैथ वाले होंगे, कि अगर मैं इसकी ढाल निकालने की कोशिश करूं, ढाल को प्रवणता भी बोलते हैं, ठीक है, प्रवणता लिख देता हूं। तो अगर हम प्रवणता निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी जो प्रवणता होगी वो किसके बराबर होगी? तो वो होगी हेनरी स्थिरांक के बराबर। किसके? हेनरी स्थिरांक यानी कि KH के बराबर होगी। हाँ बच्चों, तो हम अब इससे आगे की बात करते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कहां कहां पर हेनरी का नियम लगता है, कहां नहीं लगता है, इनको हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि हेनरी का नियम लगने के लिए दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अगर दाब बहुत अधिक है तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, ये चीज आप क्लियर समझ लो। सेकंड चीज, गैस विलायक में बहुत कम विलेय होनी चाहिए। गैस बहुत कम विलेय हो, बहुत कम विलेय हो। अगर घुलनशीलता ज्यादा होगी ना गैस की तो भी हेनरी का नियम नहीं लगेगा। तीसरी चीज, ताप कैसा होना चाहिए? तो ताप, ये तो आप किताब से भी देख सकते हैं, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। बहुत इंजीनियरिंग नहीं बता रहा हूं इसमें, तो किताब से ही पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और जब गैस किसके अंदर घुल रही हो, जब गैस द्रव के अंदर या विलायक के अंदर घुल रही हो तो उसकी आणविकता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसमें नहीं होना चाहिए? आणविकता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आणविकता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब आणविकता में परिवर्तन से मतलब क्या है बच्चों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई गैस थी, आणविक रूप में है, अगर आप रिएक्शन करा रहे हो और वो उसके विलायक से क्रिया कर रही है तो जाहिर सी बात अपने आयनों में टूट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी ऐसी गैस ले सकते हो, HCl ही ले लो आप, सिंपल है सबसे। HCl लो आप, HCl की रिएक्शन कराओ तो क्या हो जाएगी पानी के साथ? H+Cl-। यहाँ HCl के रूप में थी, यहाँ H और Cl के रूप में आ गई, तो आणविक रूप तो बदल गया ना इसका। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो ये आणविक रूप में नहीं बदलनी चाहिए। मतलब क्या है कि HCl को अगर आप पानी में घोलोगे तो ये नियम बिल्कुल भी नहीं फॉलो होगा बच्चों, हेनरी का नियम आप विफल हो जाएगा। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
अब तो फॉलो कहां पर होगा, ये भी तो पॉइंट आता है। HCl को आप बेंजीन में घोल दो तो फॉलो हो जाएगा, क्योंकि HCl जो है वो बेंजीन में बहुत कम विलेय है। ठीक है, इसी प्रकार से आप अमोनिया ले लो, अमोनिया को भी आप बेंजीन में घोल दो तो ये वहां पर हेनरी का नियम लगता है, लेकिन पानी में ये घोलोगे तो हेनरी का नियम नहीं लगेगा। आप इसको नोट के तौर पर लिख सकते हो। कैसे? NH3 HCl आदि गैसों को, ऐसी सारी गैसें बच्चों जो आयनित हो जाती हो या जल से क्रिया कर लेती हो, ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, बुक में भी यही लिखे हैं तो मैं यही वाले बता रहा हूं। NH3 और HCl आदि गैसों को जल में घोलने पर ये हेनरी नियम का पालन नहीं करती हैं। हेनरी नियम का पालन हेनरी के नियम का पालन बच्चों नहीं कर रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इन्हीं गैसों को किस में घोलोगे तो बेंजीन में घोल दो आप। ठीक है, बेंजीन को C6H6 लिख देता हूं सीधे। बेंजीन में अगर आप घोलते हो तो ये हेनरी के नियम का पालन करेंगी। हेनरी के नियम का पालन हेनरी के नियम का पालन करती हैं अगर आप बेंजीन में बोलते हो। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जल में बहुत ज्यादा विलय हैं, और नियम पहले से ही बोल रहा था कि अगर घुलनशीलता बहुत ज्यादा होगी, यानी गैस बहुत कम विलय होनी चाहिए, ज्यादा विलय होगी तो हेनरी का नियम का पालन नहीं करेगी। ये दोनों ही जल में बहुत विलय हैं, बहुत तेजी से, क्योंकि NH3 भी क्या करती है, क्रिया कर लेती है वाटर के साथ, और यहाँ पर HCl अपने आयनों में टूट जाता है, तो या तो आयनों में टूटे या क्रिया कर रहा हो, तो ऐसे हेनरी के नियम का पालन नहीं कर सकते ऐसी गैसें। और C6H6 जो है उसमें इनकी घुलनशीलता बहुत कम होती है, इसलिए हेनरी के नियम का पालन ये कर लेती हैं बच्चों। ठीक है, इसके तुरंत बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोगों को भी आप किताब से आराम से पढ़ सकते हैं, बस उसको मैं आपको समझा देता हूं कि ये है क्या। तो इसका सीधा मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि अगर मैं पृथ्वी पर हूं, वर्तमान समय में हम लोग अगर यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हमारे ऊपर जो भी वायुमंडल लग रहा है, अगर हम यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाने पर दाब घटता है। ठीक, और हेनरी का नियम क्या कहता है, दाब घटेगा तो घुलनशीलता भी कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति क्या करे, पहाड़ पर चढ़ता चला जाए तो कहते हैं हवा बहुत पतली हो गई है, तो इसका सीधा मतलब यही होता है, अगर आप आपका बहुत कम हो जाएगा तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, जो ऑक्सीजन है उसकी घुलनशीलता कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाएगी तो थकावट महसूस होगी आपको। ठीक है, तो जितने भी अब वो होते हैं पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग, अवरोहक बोलते हैं शायद उनको, तो जितने भी वो होते हैं, पर्वतारोही शायद सबसे उपयुक्त शब्द होगा, तो पर्वतारोही जो होते हैं जब वो ऊपर चढ़ते हैं ना, तो हवा उनको बड़ा थकान महसूस होती है कहां पर जाने के बाद, जब वो टॉप पे पहुंच जाते हैं या पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, उनको थकावट इस वजह से महसूस होने लगती है ज्यादा। वैसे थकावट तो होगी, जाहिर सी बात है, ऊपर चढ़ रहा है आदमी तो, लेकिन नॉर्मल लोगों से ज्यादा थकावट महसूस इस वजह से होती है उनको, क्योंकि वहां पर हवा पतली हो जाती है, यानी कि दाब बहुत कम हो जाता है, तो घुलनशीलता ब्लड के अंदर कम हो जाती है बच्चों की। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही पढ़ा था हमने, दाब कम होगा तो घुलनशीलता भी कम हो जाएगी, दाब अधिक होगा तो घुलनशीलता भी बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक, तो आप एक ये अच्छा सा टॉपिक लिख सकते हो क्या, कि पर्वतारोही जब ऊपर, मैं इसको लिख नहीं रहा, काफी लंबा हो जाएगा, तो आप ऐसे समझ लो कि पर्वतारोही अगर ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर जाने पर दाब कम होता है, इस वजह से गैस की घुलनशीलता भी कम हो जाती है बच्चों। इसी के एग्जाम्पल में दूसरी बात आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो गोताखोरों के लिए। गोताखोर क्या करते हैं, वो नीचे जाते हैं, नीचे जाओगे तो क्या होगा, दाब बढ़ेगा तो घुलनशीलता भी बढ़ जाएगी, यानी कि गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ना गोताखोर, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें भरी होती हैं बच्चों। तो जब वो नीचे जाते हैं तो वो दोनों गैसें बॉडी के अंदर बहुत तेजी से घुलने लगती हैं, लेकिन वापस तो ऊपर आना ही है उनको। जब वो वापस ऊपर आते हैं तो फिर से दाब कम हो जाता है, तो दोनों गैसें जो खून के अंदर घुली हुई हैं उनकी घुलनशीलता कम हो जाती है, और वो जगह जगह बच्चों गांठ टाइप की बना लेती है, यानी शरीर बेंड हो जाता है उससे। ठीक है, तो इसी वजह से उसके अंदर हीलियम गैस मिला देते हैं, और हम जानते ही हैं, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, हाइड्रोजन और हीलियम पढ़ा था ना, कम घुलनशील होते हैं, तो उसमें हीलियम मिला दोगे आप तो टोटल घुलनशीलता कम हो जाएगी, तो चाहे वो कितना भी नीचे चले जाए तब भी घुलनशीलता नहीं बढ़ने वाली, और ऊपर जब आ जाएंगे तब भी घुलनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अनुप्रयोगों को भी खुद से कर सकते हो। एक अनुप्रयोग और पढ़ सकते हो आप, कौन सा, तो आप कोल्ड ड्रिंक देख लो, कोल्ड ड्रिंक पर जब दाब लगाया जाता है तभी तो उसकी घुलनशीलता बढ़ती है। आप कोल्ड ड्रिंक के ऊपर दाब से, प्रेशर से, जितना ज्यादा प्रेशर लगा के आप बंद करोगे उसको, उतने अच्छे से घुलनशील, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो लिक्विड के अंदर घुल जाएगी।
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज यहीं पर खत्म करते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला था कि कल भी एक वीडियो आई थी, आज भी आई थी। मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, छोटी बनाऊंगा लेकिन डेली बनाऊंगा। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, जो भी आप कहें। बाय बाय।